अगर आप लद्दाख प्लान कर रहे हो तो आई एम प्रिटी श्योर आपके दिमाग में सारे क्वेश्चंस आए होंगे कि भाई लद्दाख जाने का बेस्ट टाइम कौन सा है, बेस्ट रूट कौन सा है, कितने दिनों के लिए जा सकते हैं, पेट्रोल कितना लगेगा, ऑक्सीजन की कमी का इशू कितना ज़्यादा सीरियस है, इनर लाइन परमिट्स का क्या सीन है, होटल स्टेज, सिम कार्ड्स, नेटवर्क्स कौन से बेटर हैं। ये सारी चीज़ें ज़रूर आई होंगी दिमाग में, और मेरे भी आई थी बिकॉज जब मैं जा रहा था तो मैं भी इन चीज़ों के बारे में ढूंढ रहा था, रिसर्च कर रहा था। अब जो कि मैं लद्दाख से वापस आ चुका हूँ तो आई एम प्रिटी श्योर मैं ये सारे क्वेश्चंस के आंसर बेटर कर सकता हूँ। इससे क्या है, जो चीज़ें मैंने करी, जो मिस्टेक्स मैंने करी वो आप लोग ना करें, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो पे मैं टाइम स्टैम्प्स भी दे रहा हूँ सो दैट कि आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन पे स्किप कर सकते हो जो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इससे क्या आप लोग का भी टाइम बच जाएगा। तो सही है, फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि बेस्ट टाइम टू विजिट कौन सा है लद्दाख के लिए। तो मेजरली क्या अपने दो सीज़न होते हैं, एक होता है अपना जून जुलाई वाला और एक होता है अपना सितंबर अक्टूबर वाला, मतलब सितंबर एंड और अक्टूबर का पूरा महीना पकड़ लो। एंड मैं गया था जून जुलाई वाले पे। मतलब जितना मैंने देखा है जून जुलाई पे ऐसा होता है कि क्राउड बहुत ज़्यादा है, टूरिज्म पीक पे रहता है, होटल बुकिंग्स मिलना मुश्किल हो जाता है। एट द सेम टाइम वेदर थोड़ा सा अनसर्टन रहता है इस टाइम पे, मतलब कभी भी बारिश हो जाएगी, कभी भी धूप आ जाएगी, कभी भी एकदम स्नोफॉल होने लग जाती है कहीं कहीं जगहों पे। तो थोड़ी अनसर्टेनिटी ज़्यादा है जून जुलाई में, बट एडवेंचरस बहुत है, मतलब मज़ा बहुत आएगा आप लोग को। अगर ग्रुप में जा रहे हो तो बहुत एडवेंचर करने को मिलेगा। बर्फ़ एकदम फ्रेश फ्रेश देखने को मिलती है बॉस, मतलब जस्ट अभी ऐसे ऐसे गिरी हो ना, फ्रेश बर्फ़ देखने को मिलती है, मतलब सही रहता है। ऑफकोर्स ट्रैफिक बहुत लगेगी, अगर आप कार में जा रहे हो तो बहुत पीक टाइम है भाई, पीक टाइम होता है ये। मनाली से ले जाने का जो रूट है अटल टनल के आसपास भी बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी आपको। मतलब कार में जाओगे तो भाई मना ही करूँगा मैं, कार में मत ही जाओ जून जुलाई में। इट्स गोना बी हेल ऑफ क्या बोलते हो उसको, मतलब बहुत टाइम जाएगा आपका, मतलब ट्रैफिक में ही लगे रहोगे आप ऐसे। बाइक्स पे तो फिर भी आप निकल सकते हो, क्योंकि हम भी बाइक पे गए थे तो हम आराम से निकल गए थे हर जगह से। अब सितंबर अक्टूबर वाले सीज़न की बात करूँ तो ये मैंने वहाँ के लोकल से भी पूछा है, उन्होंने ये बताया कि उस टाइम पे क्लियर स्काइज रहती हैं, वेदर एकदम स्टेबल हो जाता है, काफ़ी मतलब अच्छा वेदर रहता है। बारिश नहीं मिलेगी आपको, स्नोफॉल भी ना के बराबर ही मिलेगी, मतलब बर्फ़ दिखेगी आपको, ऐसा नहीं है, बट वो फ्रेश स्नो वाली बात नहीं रहेगी जो जून जुलाई में दिखती है, बट दिखेगी, बर्फ़ वगैरह भी रहेगी अच्छी खासी। एंड एट द सेम टाइम क्लियर स्काइज हो जाते तो वेदर स्टेबल हो जाता है, उस वजह से बहुत सारी ग्रीनरी दिखती है आपको लद्दाख में उस टाइम पे, काफ़ी ऐसे नए नए फूल खिल जाते हैं, मतलब अच्छा एटमॉस्फेयर हो जाता है, ग्रीनरी वाला, सीनिक हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि वीडियो वगैरह बना रहे हो, शूट कर रहे हो तो बहुत सीनिक हो जाएगा उस टाइम पे। सितंबर में आपको होटल्स बहुत बजट प्राइस में मिल सकते हैं कंपैरेटिवली, जून जुलाई में ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं बिकॉज डिमांड ज़्यादा होती है, लोग बहुत होते हैं। तो ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। मेरा तो ऑफिस का छुट्टी मुझे जून जुलाई में मिल रहा था तो मैं चला गया था, और मैं फ़र्स्ट टाइम ही गया था तो आई फील फर्स्ट टाइमर्स के लिए जून जुलाई बेटर है। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलता है। ऑफकोर्स वेदर बहुत अनसर्टन रहता है तो बीमार पड़ सकते हो, बट स्टिल अगर आप मैनेज कर सकते हो तो वेल एंड गुड। बट नहीं कर पाओगे, अगर आपसे ठंडी सहन नहीं हो रही उतनी, आप वेदर अनसर्टेनिटी पे ज़्यादा, मतलब यू कैन नॉट, बोलते हैं ना, यू आर नॉट श्योर कि वेदर यू विल सर्वाइव बेटर और नॉट, तो उस हिसाब से फिर आप सितंबर अक्टूबर प्लान करके जाओ। भीड़ भी कम रहती है, कार में भी जाओगे तो शायद उतना आपको ट्रैफिक नहीं लगेगा कंपैरेटिवली। तो या बेस्ट टाइम मेरे हिसाब से फिर यही है। फर्स्ट टाइमर्स है, एडवेंचर करना है तो जून जुलाई में चले जाओ, नहीं नॉर्मल चाहिए, पीस चाहिए तो फिर सितंबर अक्टूबर में चले जाओ। तो देखो मेजरली लद्दाख जाने के अपने दो रूट होते हैं, मेजरली यही होते हैं। एक होता है अपना दिल्ली मनाली ले, मतलब दिल्ली को अपन एक मिड पॉइंट की तरह रखेंगे बिकॉज क्या है, दिल्ली तो हर कोई आएगा ही आएगा, मतलब इंडिया से कहीं से भी आप लद्दाख की ट्रिप शुरू कर रहे हो तो आपको दिल्ली तो आना ही पड़ेगा। तो दिल्ली चंडीगढ़ ये सब कॉमन मिड पॉइंट है जो आना ही पड़ेगा, तो इसीलिए अपन दिल्ली से ही शुरू करते हैं। एंड दिल्ली मनाली ले एक रूट है, ये मेजर रूट है, मतलब इसके बीच में भी काफ़ी चेंजेस है मैं बताऊंगा, बट मेजरली क्या अपना दिल्ली मनाली और ले ऐसा होता है। और एक होता है अपना दिल्ली श्रीनगर कारगिल और ले, ये होता है, ये थोड़ा सा लंबा होता है। श्रीनगर कारगिल वाला रूट लंबा होगा कंपैरेटिवली। दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि मनाली और ले वाला जो रूट है, मतलब दिल्ली मनाली ले जो रूट है वो काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस है। उसमें काफ़ी आपको माउंटेन पासेस आएंगे, बीच बीच में घाट्स आएंगे, आपको रिवर क्रॉसिंग्स मिल सकती है, तो ओवरऑल इट्स मोर एडवेंचरस साइड कंपैरेटिवली। कारगिल श्रीनगर में हाईवे ज़्यादा मिल सकता है आपको, उसमें भी आई थिंक जॉर्जिला, ये जोजिला, जो क्या नाम है उसका, जोजिला पास ऐसा कुछ नाम है शायद, मैं गया नहीं उस रूट पे तो मुझे आइडिया नहीं उतना एग्जैक्टली। तो वो वाले पासेस आते हैं, आई एम प्रिटी श्योर, बट रूट लंबा है, रोड अच्छे हैं, वहाँ के रोड अच्छे हैं और लंबा भी है। बट ये वाला जो रूट है वो एडवेंचर भी है बट एट द सेम टाइम सीनिक भी है, तो ये वाला
हमने इसीलिए ये वाला चुना बिकॉज हमको भाई, अब हमको था कि भाई पहली बार जा रहे हैं तो एडवेंचर वाला रूट लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कैसी होती है ऑफ रोडिंग वगैरह ये सब। तो मुझे भी देखनी थी बिकॉज लाइफ में मैंने कभी ऑफ रोडिंग उतनी करी नहीं है। नेपाल के टाइम पे की थी, नेपाल गया था मैं सबसे पहले अपनी बाइक पे, नई नई बाइक खरीदी थी और नेपाल चला गया था मैं हैदराबाद से। अटल टनल अपने को देखना था, अटल टनल भी मनाली वाले रूट पे ही आता है, मतलब मनाली से ले, तो ये सब चीज़ें थी करके हमने वो चुना। मनाली से जब आप ले जाते हो ना तो उसमें दो तरीके के रूट आते हैं उसमें भी। एक होता है मनाली से आप जाओगे सरचू, सरचू से फिर आप बारालाचला पास करते हुए, तांगलांगला पास करते हुए देन आप ले पहुंचोगे। दूसरा रूट क्या है, मनाली से आप जाओगे जिस्पा, जिस्पा से आप एंटर कर लोगे गॉनबो रीजन जो कि जांस्कार में आता है, गॉनबो रंजन, रंजन या रीजन जो भी है वो आता है। एंड वहाँ से फिर आप जाओगे पदुम, पदुम जो कि लद्दाख का एक विलेज है, जो कि आई थिंक कश्मीर से 60-70 किलोमीटर की बॉर्डर पे होता है वो पदुम। पदुम विलेज जाओगे, फिर पदुम से आप जाओगे एनपीडी वाला रूट। एनपीडी करके एक रूट है जो कि गूगल मैप्स पे नहीं दिखाता है, बट वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन पैच है। उसकी कुछ कंडीशंस है वो मेरे व्लॉग में मैंने बताई है। ये वाला रूट से वेडनेसडे और संडे को खुलता है अपेरेंटली, और संडे को पूरा दिन खुला रहेगा। वेडनेसडे को सुबह 7 बजे से पहले आओगे तो जाने देंगे, और 4 बजे के बाद आओगे तो जाने देंगे, ऐसा कुछ है उसका सीन। वो मेरे वीडियो में आप देख सकते हो, आई थिंक 7th एपिसोड में होगा वो। मेजरली जो लोग रूट लेते हैं वो सरचू वाला ही होता है, मनाली, सरचू, बारालाचला, तांगलांगला एंड देन ले, ऐसा वाला ही लेते हैं मोस्टली, ये वाला रूट लेते हैं। उसमें बीच में गाटालूज भी आते हैं, आपको याद है गाटालूज, पता होगा गाटालूज भी आते हैं तगड़े वाले उसमें। ये जो हमने लिया था ना मनाली, अपना क्या बोलते हैं, अपना मनाली जिस्पा, फिर शिंकुला टॉप आ गया था बीच में। शिंकुला टॉप ऐसा है कि अचानक से आप फ्लैट फ्लैट चल रहे हो और ऊपर से एकदम से आप मतलब माइनस अपना कितना -12 डिग्री पे पहुंच गए थे हम लोग, 15 या 16,000 फीट अबव सी लेवल पे पहुंच गए थे शिंकुला टॉप। वो थोड़ा सा कमर्शियलाइज नहीं है उतना, तो वहाँ पे उतनी भीड़ नहीं है, रास्ता खाली रहता है वो पास शिंकुला टॉप का, बट बहुत ठंडी होती है। सो प्रिपेयर्ड होके जाना, ऐसा नहीं जाना कि हमारी तरह गलती मत करना, हम तो ऐसे ही घुस गए थे। मेरा ओपिनियन में दूँ तो मैं बोलूँगा कि मनाली, सरचू, गाटा लूप्स, वो बारालाचला पास, ये सब करने से बेटर है कि आप मनाली से जाओ गॉनबो रीजन, वहाँ पे गॉनबो रीजन पे स्टे करो जैसे हमने स्टे किया था। उसके बाद आप जाओ पदुम, पदुम एक अच्छा विलेज है छोटा मोटा, वहाँ पे स्टे कर लो। फिर पदुम से आप चले जाओ एनपीडी वाला रूट लेके ले, दैट इज़ एक्चुअली प्रिटी गुड, मतलब ये वाला रूट बेटर लगा मेरे को। थोड़ा सा ऑफ रोडिंग, खतरनाक वाला ऑफ रोडिंग है एनपीडी वाले रूट पे, आई थिंक 2 से ढाई घंटा ऑफ रोडिंग है, क्रेजी वाला ऑफ रोडिंग है, मज़ा आ जाएगा जिसको ऑफ रोडिंग पसंद है। पदुम जाने का जो रूट है वो बहुत सीनिक है भाई, बहुत सीनिक है। आई एम नॉट श्योर कितने लोगों ने मतलब उस रूट पे ले गए हैं, बट वो बहुत ज़्यादा प्यारा है। पदुम जाने का जो रोड है उस पर आप ज़रूर जाना, वो बहुत प्यारा रोड है। एंड बारालाचला सरचू वाला तो बहुत कॉमन हो गया, बहुत ट्रक ट्रैफिक होता है वहाँ पे, कमर्शियलाइज हो गया वो रूट प्रॉपर वाला। गाटा लूप्स वाला भी बहुत आपको ट्रैफिक मिलेगा। पदुम वाला जो रूट है मनाली से जिस्पा, जिस्पा से अपन जाएंगे गॉनबो रीजन, गॉनबो से अपन जाएंगे, बेसिकली गॉनबो मतलब जंस्कार एंटर कर लिया, गॉनबो से जाएंगे पदुम, पदुम से एनपीडी रूट लेके अपन ले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा, रूट्स भी सीनिक है, काफ़ी ज़्यादा लैंडस्केप्स बेटर है, तो ये वाला रूट आप ले सकते हो। मतलब आते टाइम लोग कैब से उसी रूट से आए थे ना, तो हमने देखा, हमको मज़ा नहीं आया भाई उस रूट में, वही वाला बेटर था। शिंकुला टॉप के लिए थोड़ा सा अगर प्रिपेयर्ड हो ना तो यू विल बी गुड टू गो, मतलब आराम से कर लोगे, बहुत प्यारा रूट है। अब बात करते हैं लद्दाख के लिए परमिट्स का क्या सीन है। देखो परमिट के लिए यहाँ पे एक वेबसाइट है, स्क्रीन पे आ रही होगी, इस वेबसाइट से मैंने भी परमिट अप्लाई करी थी। आई थिंक 400 रुपीज़ का कुछ तो चार्ज हुआ था। इसमें मैंने लद्दाख के सारे रीजन चेक मार दिए थे, बिकॉज क्या है, गलती से कहीं और चले गए, कभी रास्ता भटक गए, कुछ हो गया तो बाद में दिक्कत ना हो। बिकॉज ऐसा होता है, ऐसा मैंने सुना है कि भाई चेक पोस्ट पे ना अगर आप किसी ऐसे रीजन में घुस गए जहाँ जिसकी परमिट आपने नहीं ले रखी है तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। तो ये चीज़ें होती है, इसीलिए क्या है, पूरा टिक मार दो, सारी की परमिट ले लो। आप एक लोगे तब भी 400 रुपये लगेंगे, जितने भी परमिट्स है सारी की सारी लेगो तब भी 400 रुपये लगेंगे। तो इट्स बेटर कि आप पूरी ले लो, सेफर साइड। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी है कि लद्दाख की जो परमिट हमने ली थी वो हमको पहली बारी जो चेकअप हुआ था, मतलब चेकिंग हुई थी, वो हुआ था पैंगोंग जाने के रोड पे। जब तक हम ले पहुँचे थे तो ले पहुँचने तक भी कुछ नहीं हुआ था, ना जंस्कार में कोई चेकिंग हुई थी ना ले में कोई चेकिंग हुई थी। जब आप ले से पैंगोंग जा रहे हो, चेक पोस्ट होता है, वहाँ पे पूछेंगे, वहाँ पे रुक के दे विल आस्क यू टू शो योर परमिट। अदरवाइज आई थिंक इसके अलावा कहीं पे भी हमें परमिट नहीं पूछी गई थी। मुझे तो लग रहा था कि ले एंटर करते ही परमिट पूछेंगे, मतलब कहीं पे भी नहीं पूछा गया, सिर्फ पैंगोंग वाले रूट पे पूछा गया। और आई थिंक नुब्रा वैली के लिए भी पूछते हैं मोस्टली, और हानले के लिए भी पूछ सकते हैं शायद।
तो मोस्टली मतलब हानले तो हम नहीं जा पाए, वो अलग बात है। वो क्यों नहीं जा पाए वो आप वीडियो में देख सकते हो सीरीज़ में। मेक श्योर करना जो भी व्हीकल आप लेके जा रहे हो वो आपके नाम पे हो। अगर आपके नाम पे नहीं है तो एटलीस्ट आपके पेरेंट्स के नाम पे हो, बिकॉज सरनेम अगर सेम हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर सरनेम अलग हो तो कोई प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज वहाँ पे फिर दूसरों की व्हीकल अलाउ करेंगे ही नहीं, वो आपकी व्हीकल ही अलाउ करते हैं, पर्सनल व्हीकल। इधर योर ब्लड रिलेशन जो पेरेंट वाला पर्सनल व्हीकल ही अलाउ करते हैं, या तो आपके खुद के नाम पे होनी चाहिए या तो पेरेंट्स के नाम पे होनी चाहिए, वो भी चलेगा, बट खुद की व्हीकल ही लेके जाना, अदरवाइज़ फिर वो इशू हो सकता है वहाँ पे। हमको ऐसा बोला गया था, बट हम तो चलो अपनी अपनी खुद की बाइक्स पे गए थे, तो हमें कुछ ऐसा बोला भी नहीं है, किसी ने कुछ पकड़ा भी नहीं। फ़ोन से भी दिखा सकते हो, प्रिंट आउट लेने की ज़रूरत नहीं है, हमने तो ले लिए थे जस्ट इन केस अगर फ़ोन में नेटवर्क नहीं चला या कुछ भी हुआ, तो एक सेफ्टी के लिए सारे परमिट्स की एक हार्ड कॉपी रख लेना। होटल्स की बात करूँ तो एवरेज होटल का प्राइस क्या पड़ रहा था हमको, एक होटल रूम का हमें एवरेजली जो प्राइस पड़ रहा था वो था 1800 से लेके 2200। ये था जून जुलाई वाले सीज़न की बात कर रहा हूँ, जो कि थोड़ा पीक सीज़न होता है। 3 लोग रह रहे तो एक्स्ट्रा मैट्रेस के आई थिंक वो 400 या 500 रुपये लेंगे। तो अगर 1800 का रूम है तो 2300 में 3 बंदे एक रूम में रह सकते हैं। ये वाला जो प्राइसिंग है मैं बात कर रहा हूँ, ले हो गया, ज़ांस्कार में पदुम में जहाँ हम रुके थे ना वहाँ की। पैंगोंग और हानले की जो बुकिंग हमने करी थी ना, उसकी आई थिंक पर डे का रूम का कॉस्ट ही अराउंड 3500 रुपये का पड़ रहा था। तो वहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव है, बिकॉज वहाँ पे क्या लिमिटेड होते हैं, वहाँ पे रूम भी क्या ही होते हैं, वो टेंट बने हुए होते हैं, कॉटेज टाइप की चीज़ें होती हैं वुडन वाली, तो वही सब होता है वहाँ पे। तो उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है, बिकॉज क्या पैंगोंग एंड हानले थोड़े से आइसोलेटेड से रीजन्स हैं, एंड मतलब हर कोई वहाँ पे इजीली नहीं जा सकता है, ऐसी जगह है वहाँ पे। तो वहाँ पे थोड़े लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, तो प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा रहेगी, उस हिसाब से आप अपना बजट बना सकते हो फिर। थैंक्स टू वन ऑफ माई सब्सक्राइबर जिसने ना वो कर रखा है, मैं आपका उसका नाम भी बताता हूँ। देर इज़ दिस गाय @आलोक शर्मा व्लॉग्स। तो उस इस भाई ने पूरे मतलब जितने भी मैंने पेट्रोल भरा है पूरे सीरीज़ में प्रॉपर ट्रैक करके कमेंट किया हुआ है मेरे को इसका, एंड इसमें लिखा भी है कि भाई होपिंग टू गेट अ शाउट आउट फ्रॉम यू। भाई आई एम टेलिंग यू @आलोक शर्मा व्लॉग्स, वेरी ग्रेट थिंग यू हैव डन भाई। भाई ने जो अमाउंट बताई है वो है 9528 रुपीज़, जो कि भाई ने कमेंट किया है। बट इससे पहले जब मतलब हैदराबाद से जब निकल रहे थे ना, उससे पहले मैंने एक बारी फुल टैंक भी कराया था मेरे बाइक में, तो उसका भी अप्रॉक्सीमेटली 970 रुपीज़ कुछ मैंने पे किया था, जो कि इसमें इंक्लूड नहीं हुआ था, बट वो फुल टैंक मैंने लद्दाख के लिए किया था, तो वहीं से शुरू हो गया था। एक दिन रात को ही मैंने 970 फुल टैंक करके रख दिया था, और उसी रात को हम निकल चुके थे। तो 970 वगैरह भी ऐड करने थे एक दो जगहों पे, एंड एक दो जगहों पे और भी कुछ जगह मैंने कैश वैश दिया था, आई थिंक मेरे को याद है, मैंने इसीलिए लिख के रखा था। तो अभी जो टोटल अमाउंट बनता है पेट्रोल का, जो मुझे हैदराबाद से ले लद्दाख पूरा मतलब जो लगा है खर्चा, वो है 11,466 रुपीज़। एक और जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो होता है कि भाई ऑक्सीजन का क्या सीन है वहाँ पे, ऑक्सीजन का जो प्रॉब्लम है, इज़ इट एक्चुअली वेरी सीरियस? तो येस, इट इज़ वेरी सीरियस। वहाँ पे क्लाइमेट में अक्लेमेटाइजेशन होना, अक्लेमेटाइजेशन बोलने को भी नहीं होता है, हाँ ये बार बार ही, अक्लेमेटाइजेशन जो होता है, अक्लेमेटाइजेशन जो भी है वो होता है, तो इट इज़ एक्चुअली अ सीरियस थिंग। मतलब लोग उसको हल्के में लेते हैं कि भाई मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो ये करता हूँ। आप होंगे फिट, सब कुछ है, वेल एंड गुड, हो सकता है नहीं हो, बट ऑक्सीजन का कमी होता है, इस वजह से डायमॉक्स टैबलेट लेना प्रेफरेबल है। मतलब मनाली से लेना शुरू करोगे तो बेटर है, क्योंकि हमने मनाली से ही पहली टैबलेट ली थी। तो मनाली से लेते हुए जाओगे तो देखो 3 दिन का मोस्टली लेना होता है। एक बार आप ले पहुंच जाओगे तो आप अक्लेमेटाइज हो जाते हो, उसके बाद आई थिंक आपको सिर्फ एक बार लेनी पड़ेगी। पैंगोंग और उमिंगला अगर जाते हो जो 19,000 फीट है, वहाँ पे जाने से पहले अगर आप ले लोगे तो बेटर है। बट हाँ, ऑक्सीजन कैन हमेशा रखना अपने साथ। हमारे साथ तो देखो हमने सोचा था कि मनाली में ले लेंगे, बट मनाली में हमको मिला नहीं, हमें नहीं पता था कि मनाली में नहीं मिलेगा या कुछ ऐसा हो सकता है। हमें लगा था कि मनाली में ले लेंगे, मनाली में तो मिलता ही होगा। फिर हमने ट्राई किया बट मनाली में मिला नहीं, एंड समहाउ लकीली मौनी जो मेरा सब्सक्राइबर था, अब तो मेरा दोस्त है, वो मिला हमें ज़ंस्कार में, उनके पास था करके फिर हमने लिया नहीं, फिर हम चले गए। हमने तो किसी ने यूज़ किया ही नहीं है वैसे तो ऑक्सीजन सिलेंडर बोल रहा हूँ, सॉरी, ऑक्सीजन कैन, ना मैंने यूज़ किया ना अंकित ने यूज़ किया। अन्वेश ने एक बार ही यूज़ किया होगा, बट ज़्यादा कुछ ऐसे फ़र्क नहीं पड़ा बोला हो। तो वही एक्लेमेटाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेक श्योर कि आप डिहाइड्रेशन ना हो, पानी पीते रहो, ORS इलेक्ट्रोलाइट्स लेके चलो, एंड जितना हो सके उतना रेस्ट करो, ज़्यादा मत मतलब भाग दौड़ मत करो, एक्टिविटीज़ थोड़ी कम करो, बिकॉज क्या ऑक्सीजन बहुत कम होता है ऐसी जगहों पे। तो थोड़ा बहुत भी भागोगे चलोगे ना तो सांस जल्दी फूलती है उससे।
तो थोड़ा सा देख के करना, धीरे धीरे ग्रेजुअली चीज़ें करना जो भी आप करना चाह रहे हो। तो यस, ऑक्सीजन का इशू सीरियस है, इसको हल्के में मत लेना। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जो कार में भी जा रहे हैं, उनकी हालत ख़राब हो रही है भाई। कार में जा रहे हैं, अचानक से बाहर उतर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, फिर सर चकरा रहा है, ऑक्सीजन लगा के बैठे हैं कार में। ये सब बहुत रिस्की सीन होता है भाई। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखना, पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना, कैंस रखना और डायमॉक्स की टैबलेट लेना। और ज़्यादा भी मत लेना डायमॉक्स की टैबलेट, बिकॉज क्या है, वो ब्लड थिनर होती है। तो 3 बार ही बहुत हो गया मेरे को लगता है, 3 से 4 बार इज़ मैक्स यू शुड टेक, उसके बाद मत लेना। एक बार एक्लेमेटाइज हो जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, थ्रू आउट लद्दाख ट्रिप थोड़ा सा वो ऑक्सीजन का इशू हल्का सा रहेगा ही रहेगा। कितना भी आप डायमॉक्स वगैरह ले लो, हल्का सा वो रहता है, सांस थोड़ी सी फूलती है हल्की हल्की, वो तो रहेगा ही। सो यस, बी प्रिपेयर्ड एंड इट्स अ सीरियस सिचुएशन, डोंट टेक इट लाइटली। जो लोग दिखाते हैं रील वील में कि कुछ नहीं होता, हम तो मर्द हैं, हम तो ये है, ऐसा नहीं होता है भाई। नेचर के सामने कोई नहीं टिकता। आराम से सेफली रहना है, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई तुम तोप हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रही है। होती है, सबको होती है। इट जस्ट दैट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत लोगों ने पूछा था कि भाई वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क का क्या सीन है, कौन सा चलता है। तो एक बात बताता हूँ, मेरे पास क्या है, दोनों थे। मेरे पास जियो का प्रीपेड भी है, मेरे पास एयरटेल का पोस्टपेड भी है। तो मुझे पता था कि एयरटेल का पोस्टपेड मतलब लद्दाख में पोस्टपेड सिम्स ही चलते हैं, प्रीपेड कोई नहीं चलते। अनलेस आप वहाँ पे जाके प्रीपेड ख़रीदते हो कश्मीर का या फिर लद्दाख का, वो अलग बात है, उसका अलग है। बट आप यहाँ से लेके जा रहे हो तो मेक श्योर आप पोस्टपेड लेके जाओ, बिकॉज पोस्टपेड ही चलता है। बट सरप्राइजिंगली जब हम जंस्कार एंटर कर रहे थे, पदोम हो गया, ये हो गया, वहाँ पे जियो का नेटवर्क ज़्यादा आ रहा था कंपैरेटिवली एयरटेल का कोई नेटवर्क ही नहीं आ रहा, ना पोस्टपेड का आ रहा ना प्रीपेड का आ रहा। जियो का भी प्रीपेड का अगर वहाँ पे लिया है, कश्मीर में लिया है या श्रीनगर कहीं लिया है तो वहाँ का आ रहा है, या लद्दाख में मतलब पदुम वदुम में कहीं लिया है तो वहाँ का आ रहा है। अदरवाइज जियो का पोस्टपेड का आ रहा था, एयरटेल का नहीं आ रहा था। तो आप मेक श्योर करना कि आपके पास दोनों पोस्टपेड हो। आप जियो का पोस्टपेड भी लेके जाओ, आप एयरटेल का पोस्टपेड भी लेके जाओ। अगर आप नहीं ले पा रहे तो वहाँ पे जाके आप जियो का प्रीपेड खरीदना, एयरटेल का मत खरीदना। जियो का प्रीपेड ज़ांस्कार में पर्टिकुलरली ज़्यादा बेटर आ रहा है। एयरटेल का फिर उसके बाद आई थिंक पैंगोंग में एयरटेल बहुत अच्छा आ रहा था, लेह में बहुत अच्छा आ रहा था। और उसके बाद हम जहाँ पे भी गए थे, मतलब वो जितने भी मतलब हम लोग घूम रहे थे, एयरटेल आ रहा था। बट ज़ांस्कार में पर्टिकुलरली जियो ज़्यादा बेटर आ रहा था। तो उस हिसाब से आप प्लान करके जा सकते हो। एक और क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा था वो था कि भाई लद्दाख जाने के लिए बेस्ट बाइक कौन सी है। वैसे देखो जाए तो देखो 100 सीसी वाली बाइक पे भी लोग कर रहे हैं, 125 सीसी पे भी जा रहे हैं, 150 में भी जा रहे हैं। बट बात वो नहीं है जाने लायक कौन सी है या जा सकती है, ये क्वेश्चन नहीं है। बात यह है कि जिस तरीके का जो टेरेन है, जिस तरीके का लद्दाख का लैंडस्केप है, माउंटेन्स हैं, जो घाट्स हैं, उस पे आई वुड सजेस्ट कि भाई आपकी बाइक मिनिमम से मिनिमम 350 सीसी की होनी ही चाहिए। उसके ऊपर हो तो वेल एंड गुड, बट बेयर मिनिमम 350 सीसी की बाइक लेके चलो। आई एम नॉट सेइंग कि भाई हमने तो 100 सीसी में भी देखा है लोगों करते हुए देखा होगा, नो डाउट। वो चैलेंज की तरह देख रहे हो तो अच्छी बात है। बट कुछ लैंडस्केप्स, कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे यू नीड पावर इन योर बाइक। इट्स अगेन अप टू यू। मतलब अगर वो आपको चैलेंज लेके करना है कि भाई एक्टिवा पे भी लोग कर रहे हैं करने के लिए, तो भाई तुम किसी में भी कर लो, तुम लूना पे भी कर लो। आई थिंक देर आर फ्यू गाइज हु आर डूइंग इट ऑन लूना, पुणे से जा रहे हैं शायद वो लोग। तो फिर तो ये वही वाली बात होगी ना कि यू वांट टू प्रूव समथिंग, तुम कुछ अलग करना चाहते हो, चैलेंज करना चाहते हो, वो अलग बात है। बट वैसे एडवाइजेबल यही रहेगा कि भाई जा रहे हो तो 350 सीसी मिनिमम लेके जाओ। क्योंकि क्या है, जिस तरीके का रूट है, जिस तरह के टेरेंस हैं, इट रिक्वायर्स यू पावर, मतलब उसको चाहिए पावर वहाँ पे। अगर आपको एन्जॉय करना है, आपको बाइक ऐसी लेके जाओ जिसमें आप एन्जॉय भी कर सको। ये नहीं कि आप बस चैलेंज करने के लिए जा रहे हो कि भाई मैं एक्टिवा पे करके दिखा दूंगा, मैं इस पे करके दिखा दूंगा। कर सकते हैं आप, करने के लिए तो देखो हिम्मत होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए कि भाई मैं कर लूँगा। बट अगेन लद्दाख ऐसी ट्रिप है जहाँ पे आप पहली बार अगर जा रहे हो तो मेक श्योर करना कि भाई एन्जॉय भी करने जाओ, ना कि किसी को दिखाने के लिए कि भाई हम लूना पे कर रहे हैं, हम एक्टिवा पे कर रहे हैं, या हम 100 सीसी पे कर रहे हैं। ऐसा मत सोच के जाओ, आराम से अच्छी बाइक लो। चाहिए नहीं हो तो बाइक तो रुक जाओ, थोड़ा सा 1 साल रुक जाओ, अपनी बाइक लेके जाओ। मैं यही बोल रहा था, वहाँ पे जाके रेंट पे लेके चलाना शायद उतना फील नहीं देगा जो आप खुद की बाइक अपने घर से चला के जाते हो, वो ज़्यादा बेटर लगता है। तो अगर आज बाइक नहीं है तो कोई बात नहीं, अगले साल चले जाओ, बट खुद की बाइक लेके जाओ। खुद की बाइक पे अलग फ़ील आती है, चला के जाओगे तो और ज़्यादा फील आती है। एंड
सही लगता है मतलब। एंड मेक श्योर करना कि 350 सीसी के ऊपर ही हो, मिनिमम उतनी हो, उससे ज़्यादा मिनिमम 400 तो बेटर ही है। मतलब मेरी 400 है, तो बहुत एफर्टलेसली परफॉर्म कर रही थी बॉस। मतलब मैं था, मेरे पीछे अंकित था, लगेज भी था हम दोनों का, मतलब उसमें भी द बाइक वॉज परफॉर्मिंग सो गुड। माउंटेन पासिस पे इतना परफॉर्म सही कर रही थी ना बॉस, नेक्स्ट लेवल था। तो आई वुड सजेस्ट कि भाई 350 सीसी मिनिमम हो, उसके ऊपर होगी तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि लद्दाख ट्रिप के लिए कितने दिन चाहिए। देखो ये भी अगेन डिपेंड करता है कि आप कितने दिन दे सकते हो लद्दाख के लिए, बिकॉज लद्दाख अपने आप में बहुत अलग दुनिया है। जैसे मेरा सीन हो गया था कि मेरे ऑफिस में मैंने 2 हफ्ते की छुट्टी ली थी। 2 हफ्ते एज एन मतलब वही 5 वर्किंग डेज एंड 5-10 वर्किंग डेज एंड 4 वीक ऑफ, टोटल 14 डेज का मैंने छुट्टी लिया था। एंड उसमें हमारा यही प्लान था, पहले मेजरली हमारी यही प्लान था कि हम ले जाएंगे, फिर हम उसके बाद नुब्रा वैली, फिर पैंगोंग, उसके बाद फिर हम जाएंगे हानले, फिर हम जाएंगे उमलिंगला, ऐसे कुछ था। बट हमारा पूरा ही बदल गया, हम चले गए जंस्कार, फिर पदुम, एनपीडी करते हुए ले पहुँचे, 2 दिन का डिले हो गया। फिर मतलब बहुत अलग अलग चीज़ें हो गई। बट वैसे आई फील कि 2 हफ्ते शुड बी इनफ। बट मेक श्योर करना कि आप लद्दाख के लिए प्रॉपर 10 दिन दो, मतलब 8 से 10 दिन आप दो। मतलब 4 दिन जो 2 हफ्ते के 4 दिन, जो टोटल 14 डेज है उसमें से 14 डेज में जो 4 दिन है वो आप लद्दाख जाने में और लद्दाख से आने के लिए रख लो, और बचे हुए 10 दिन आप वहाँ पे घूमो। बिकॉज क्या है, लद्दाख पहुँचते ही आपको अक्लेमेटाइजेशन होने के लिए भी आई थिंक 24 आवर्स लगते हैं। मतलब एक दिन यू हैव टू टेक रेस्ट, इट इज़ मैंडेटरी, इट इज़ एडवाइजरी कि यू हैव टू टेक रेस्ट। ज़्यादा कुछ करो मत, तो 1-2 दिन आपका ऐसे ही जाएगा। फिर आप आसपास के मार्केट्स घूमोगे, लोकल साइट सीइंग करोगे, तो आराम से 10 दिन लेके चलो। लद्दाख के लिए 10 दिन चाहिए, और आने जाने के अलग से 3-4 दिन निकाल लो। सो 2 हफ्ते आई थिंक इज़ अ गुड आइडियल टाइम टू एक्सप्लोर लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई पेट्रोल पंप का क्या सीन है। तो मैं बताता हूँ पेट्रोल का क्या सीन है, कैरी कहाँ से करना पड़ेगा आपको। मनाली से हम लोग जब अटल टनल गए वहाँ पे हमने कैरी नहीं किया, बिकॉज हमें ऐसा बोला गया था कि भाई अटल टनल पे चेक करते हैं पेट्रोल कैरी कर रहे हो, अगर कैरी कर रहे हो तो वहीं से निकलवा देंगे, मतलब उतरवा देंगे पेट्रोल, अंदर नहीं लेके जाने देंगे। तो इसीलिए हमने वहाँ पे नहीं लिया। तांडी आए थे, तांडी से फिर एक और 7 किलोमीटर पे एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, आई थिंक वो केलोंग नाम है उसका। वहाँ पे हमने लास्ट फिल किया था, बिकॉज फिर केलोंग के बाद सीधा जो अगला पेट्रोल पंप मिलेगा वो था पदुम में, मतलब जांस्कार में। 5 से 10 लीटर मैंडेटरी कैरी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिकॉज हम जहाँ रुके थे ना गॉन्बो रीजन में, वहाँ पे 1-2 बंदे थार वार लेके आए थे, उनका पेट्रोल, वो तो डीजल वाला लेके आए थे भाई, डीजल शॉर्ट पड़ गया था उनका। वो सोच रहे भाई कैसे जाएंगे, बिकॉज पेट्रोल फिर भी मिल जाता है कहीं पे, किसी ब्लैक बैग में कोई रख लिया, किसी दुकान वाले ने बेच दिया, बट डीजल मिलना बहुत मुश्किल है भाई। तो मेक श्योर करना कि आप या तो पेट्रोल वाली कार लेके जाओ, या तो फिर बाइक तो पेट्रोल वाली ही होती है, तो बाइक तो नॉर्मली है। जो मैंने बाइक शिपिंग कराई है वो ले से कराई है, उसका नाम है चिनार रोड लाइंस। तो बाइक शिपिंग का जो हमें कॉस्ट पड़ा है वो है 14,000 रुपीज़ पर बाइक, और हमने डोर टू डोर डिलीवरी बोला है, घर पे, मतलब अन्वेश के घर पे ही बाइक्स उतरेंगी दोनों, एक ही जगह पे बोल दिया है मैंने, क्योंकि मेरे ऑफिस से अन्वेश का घर बहुत पास है। तो मैं ऑफिस करता हुआ बाइक लेके आ जाऊँगा करके मैंने वैसे बोला था कि भाई अन्वेश के घर पे ही दोनों बाइक्स उतार दो। एंड घर पे उतार रहा है करके उसने 14,000 रुपीज़ में डन कर दिया डील। एक बाइक का 14, दोनों का 28,000 पे करके आया। एंड चिनार रोड लाइंस करके है इस बंदे का नाम, उसके थ्रू हमने कराया। उसने हमें बोला था कि ले से चंडीगढ़ तक कोई ट्रैकिंग मिलेगा नहीं, बट चंडीगढ़ से हैदराबाद का ट्रैकिंग मिलेगा सेफ एक्सप्रेस में। बट अभी तक मुझे कोई ट्रैकिंग मिली ही नहीं है मेरे बाइक की। वो तो अच्छी बात है कि अन्वेश ने अपने बाइक में एयर टैग लगा के रखा था, तो एयर टैग की वजह से हम एटलीस्ट बाइक की लोकेशन ट्रैक कर पा रहे हैं, क्योंकि उसकी बाइक में लगा है, मतलब उसकी और मेरी बाइक एक ही साथ होगी। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उसकी बाइक जहाँ पे वहाँ पे मेरी बाइक भी होगी। तो अभी तक हमारी बाइक हैदराबाद एंटर नहीं करी है, महाराष्ट्र तक पहुँच चुकी है आई गेस। तो उसके हिसाब से तो उसने बोला था सेफ एक्सप्रेस में ट्रैकिंग आ जाएगा, बट अभी तक ट्रैकिंग आया नहीं है। तो उसके एयर टैग के भरोसे ही चल रहा है अभी जो हम देख रहे हैं। तो अगर उसका एयर टैग नहीं होता तो हम शायद ट्रैक भी नहीं कर पाते कि बाइक्स कहाँ पे पहुँची है। तो दिस इज़ समथिंग आई थिंक एक छोटा सा उसने स्कैम किया है। अब एग्जैक्टली क्या है वो तो बाइक आने के बाद पता चलेगा कि भाई क्यों नहीं आ रहा था ट्रैकिंग, क्या सीन हो गया। बट हमने 14,000 रुपीज़ पे किया है भाई। अब क्या कर सकते हैं, अब सीन ही ऐसा हो गया था। जिन्होंने सीरीज़ देखी उनको तो पता ही है, जिन्होंने नहीं देखी आप एक बार ही चेक कर लो, देख लो, पूरे एपिसोड्स बना के रखे हैं, प्लेलिस्ट करके रखी है अच्छे से। मेजरली यही क्वेश्चंस थे जो आप में से काफ़ी लोगों ने पूछे थे लद्दाख Q&A के लिए। अगर कुछ मिस हो गया है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, आई विल आंसर देम।
एक एडवाइस जो मैं दूंगा वो दूंगा कि भाई थर्मल वाले ग्लव्स होते हैं वो ज़रूर लेके जाना, बिकॉज बाइक में क्या ठंडी हवा लगती है ना, पूरा नम हो जाता है भाई हाथ। तो वो थर्मल वाले ग्लव्स लेना, उसके ऊपर राइडिंग ग्लव्स पहनना प्रॉपर, ऐसा करना, क्योंकि मैंने नहीं पहना था तो मेरी हालत ख़राब हो रही थी। एंड उसके अलावा मेक श्योर करना कि आप अपने रेन गेयर्स लेके जा रहे हो, बिकॉज कभी बारिश हो सकती है, कभी भी बारिश होती है वहाँ पे, तो रेन गेयर्स ज़रूर लेके जाना। और मेक श्योर करना आपके राइडिंग बूट्स वाटर प्रूफ हो, क्योंकि रिवर क्रॉसिंग्स आएगी और पानी अंदर चला गया, हमारा हुआ था वहाँ पे पदुम के पास, जंस्कार के पास, सॉरी, आपने आई थिंक देखा वो एपिसोड। पानी पूरा शूज़ में घुस गया तो उतना ठंडा ठंडा पानी ना, पूरा पैर नम हो गया भाई, कुछ चलने को नहीं हो रहा, ऐसा हो गया था, पैर में सेंसेशन ख़त्म हो गया था, ऐसा हो गया था। होठ फट सकते हैं आपके, तो उस वजह से अपने को वो बोरोसिल बोरोप्लस जो होता है वो ज़रूर रखना। होठ बहुत फटते हैं, मेरे लाइफ में कभी नहीं फटे थे उतने जहाँ वहाँ फटे थे पैंगोंग में। तो बहुत टेम्परेचर माइनस में जाता है ना, हालत ख़राब हो जाती है। प्रिपेयर्ड रहना, हुडीज़, मल्टीपल हुडीज़ पहन के बैठना। पानी का इशू हो सकता है पीने के लिए, तो थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहना अकॉर्डिंगली। एंड या डायमॉक्स वगैरह लेके जाना, टैबलेट। एंड थोड़ा सा हेडेक वगैरह हो तो उसके हिसाब से देख के रहना, मतलब अपना जो भी मेडिकेशंस है वो मेक श्योर करना प्रॉपर लेके जा रहे हो। एंड या राइड सेफ एंड एन्जॉय द डेस्टिनेशन, बिकॉज लद्दाख इज़ लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट बॉस। तो ये एक बार जो होता है और पहली बार जो होता है ना, वो बहुत याद रहता है ज़िंदगी भर। अब मैं दूसरी बार कभी जाऊँगा तो शायद मैं 4x4 व्हीकल में चला जाऊँ, हो सकता है, बिकॉज क्या है, मैंने बाइक एक्सपीरियंस कर ली, अब मैं कार में एक्सपीरियंस करना चाहूँगा। 4x4 व्हीकल अगर कोई मिल जाए अपनी, तो वैसा कुछ कर लेंगे, नया एडवेंचर हो जाएगा वो भी एक। तो देखते हैं कैसा क्या होता है। तो सही है, फिर अभी के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। छोटा सा Q&A बनाना था मुझे, जो मैंने बना दिया। एंड अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरी बाइक कब आएगी। होपफुली बाइक आ जाएगी, आई थिंक शायद परसों आ जानी चाहिए, लेट्स फिंगर्स क्रॉस्ड, और अच्छी कंडीशन में आए। होपफुली जिस कंडीशन में दी थी उस कंडीशन में ही आ जाए, बिकॉज क्या है, फिर सीन हो जाएगा, अगर डैमेज हो गई ना फिर से खर्चा बैठ जाएगा। देखते हैं क्या किया उस बंदे ने, उसके भरोसा करके बाइक दे तो दी है, अब वो कितना भरोसा रखता है या भरोसा तोड़ता है वो तो आपको अगले वीडियो में पता चलेगा जब बाइक्स आएंगी वापस। हाँ, टू मच यार थोड़ा सा एंग्जाइटी हो रही है, बाइक अभी तक आई नहीं है ना करके, थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि भाई कहाँ है मेरी बाइक, अच्छी होगी नहीं होगी। तो यह सही है, फिर आज के वीडियो को इतना रखते हैं। यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक करके जाना, और चैनल पे नए हो, ये मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो मेक श्योर करना कि आप मेरी पूरी लद्दाख की प्लेलिस्ट चेकआउट कर लो, अच्छे से वीडियोस बना के रखी है। एंड पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। इससे क्या होता है, आप जैसे और लोग को मेरा चैनल रिकमेंड होगा और हमारी कम्युनिटी ऐसी बिल्ड स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।